जय हिंद। आप सभी का स्वागत है डीएस एजुकेशन हब पर। और आप सभी के लिए आज जो बेहतरीन क्लास डिजाइन करी गई है, आज ज्योग्राफी की पहली क्लास आप लोगों को यहाँ पर यूट्यूब पर इसका डेमो भी दिया जा रहा है। तो जो भी विद्यार्थी डीएस एजुकेशन के इस चैनल पर देख रहे हैं, सबसे पहले इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए, तो आज का जो क्लास होने वाला है, ज्योग्राफी की पहली क्लास होने वाली है, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी, यानी आप लोग भूगोल के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। और आज हम लोग इसके टॉपिक की भी शुरुआत करने वाले हैं, तो ध्यान से पढ़ना है ये टॉपिक को, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लोगों को पता ही नहीं चलता है कि पढ़ें क्या और कहाँ से पढ़ें, ठीक है। तो जो भी आपके इस साल 2026 में जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, चाहे वो एसएससी का कोई भी वर्टिकल हो, कोई भी एग्जाम हो, इसके अलावा आप अगर यूपी पुलिस का पेपर देने जा रहे हो, रेलवे का पेपर देने जा रहे हो, क्योंकि 2026 में बहुत सारी परीक्षाएं हैं, तो आज हम लोग उसी के दरमियान जो है शुरुआत करने जा रहे हैं ज्योग्राफी की। और ज्योग्राफी आपको यहाँ पर अभी यूट्यूब पर ये लाइव क्लास तो नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आप लोगों की डिमांड आएगी तो लाइव क्लासेस भी आपको मिलती जाएंगी, ठीक है। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, ज्योग्राफी का पहला क्लास है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, है ना, क्लियर कट लेक्चर 1 है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिग बैंग थियरी के बारे में, यानी कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। क्योंकि अगर आप भूगोल पढ़ रहे हो और भूगोल में अगर हम यहीं से ना पढ़ें कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, यूनिवर्स कैसे बना, पृथ्वी कैसे बना, ठीक है, तो फिर मजा ही नहीं आने वाला है। क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं, सीधा स्टार्ट कर देते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया से, है ना। भाई, इंडिया से पहले आप ये तो देखो पृथ्वी कैसे बना, ठीक है, पृथ्वी से पहले ये ब्रह्मांड कैसे बना। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलिए, तो हेडिंग है आपका ज्योग्राफी। तो आप लोग ज्योग्राफी कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, और कॉपी पेन लेके बैठना है तो कॉपी पेन लेके आपको एक एक चीज नोट करते चलना है, क्योंकि मेरा मानना है कि नोट करने से चीजें याद रहती हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी की हम लोग शुरुआत करेंगे। एक मिनट। चलिए, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी जिसको हम कहते हैं भूगोल, ठीक है। बिल्कुल पहली क्लास है, बिल्कुल बेसिक क्लास है, और आराम से चीजों को समझते चलेंगे, बहुत प्यार से समझते चलेंगे। चलिए, अब समझें कि ज्योग्राफी जो है आपका, भूगोल जो है आपका, ये दो वर्ड से मिलकर के बना है। भूगोल क्या है आपका, दो वर्ड से मिलकर के बना है। एक शब्द है आपका जियो, एक शब्द है आपका जियो, और एक शब्द है आपका ग्राफिया। आराम से समझते रहना। जियो एंड ग्राफिया, ये दो वर्ड आपके सामने हैं, जियो एंड ग्राफिया, ठीक है। यानी कि इसको हम जियो को कह सकते हैं भू, भू मतलब क्या होता है, पृथ्वी, ठीक है। तो इतना तो हिंदी हम लोग समझते ही हैं, तो इतना ज्यादा हमें हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। जियो और ग्राफिया, देखो जियो का मतलब क्या होता है, जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ, यानी कि पृथ्वी। और ग्राफिया का मतलब क्या होता है, ग्राफिया का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, वर्णन करना। किसका वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना। तो यानी इन शॉर्ट, अगर छोटा छोटा एक लाइन में आपको ज्योग्राफी को डिफाइन करना हो, एक लाइन में अगर आपको ज्योग्राफी को डिफाइन करना हो, तो आप कह सकते हो यहां से, ठीक है, यहां से आप एक डेफिनेशन बना सकते हो। क्या, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, ठीक है। क्या बोल सकते हो आप लोग, पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या है, भूगोल है। पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या है, भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन करना, ठीक है। यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है, आपका भूगोल कहलाता है, जिसको आप ज्योग्राफी कहते हैं। अभी ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत सारी चीजें, छोटे छोटे टर्म्स छुपे हुए हैं। तो एक तो डेफिनेशन ये आप बना लेते हो, ठीक है। दूसरी हम बात करें यहां पर, अभी हम इसका एक दूसरा डेफिनेशन आप लोगों को बताएंगे, वहां से कुछ क्वेश्चंस भी आपके एसएससी में और अलग अलग एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैसे आप समझिए कि जैसे ये हमारा अर्थ है, अब अर्थ में हम जिस भी चीज की स्टडी करते हैं, पृथ्वी से कनेक्टेड जो भी चीजें हैं, पृथ्वी से कनेक्टेड जो भी चीजें होती हैं, उनकी स्टडी करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। यानी ज्योग्राफी में आप क्या क्या स्टडी करते हो, क्या क्या पढ़ते हो, ठीक है। अब जैसे ये अर्थ है हमारा, पृथ्वी है, अब आप इसमें क्या स्टडी करोगे, ठीक है। अब क्या स्टडी करोगे, तो इसमें आप स्टडी करते हो अर्थ के सरफेस के बारे में, अर्थ के सरफेस के बारे में स्टडी करते हो, हाँ या ना भाई। सरफेस मतलब सतह, पृथ्वी की सतह पर जो भी चीजें पाई जाती हैं, अर्थ के सरफेस पे जो भी चीजें पाई जाती हैं, आप उसके बारे में स्टडी करते हो। इसके अलावा आप अर्थ के जो सराउंडिंग्स चीजें हैं, उनकी भी स्टडी करते हो, सराउंडिंग्स में,
ठीक है। अर्थ के सराउंडिंग्स में जो भी चीजें हैं, सराउंडिंग का मतलब वो चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ जो भी चीजें होंगी हम उसके बारे में भी स्टडी करते हैं। और इसके अलावा हम अर्थ के इंटरनल पार्ट की भी स्टडी करते हैं। इंटरनल पार्ट, इंटरनल मतलब क्या, आंतरिक भाग। समझ रहे हो मेरी बात भाई? पृथ्वी के इंटरनल पार्ट की स्टडी करना, आंतरिक भाग का अध्ययन भी करना आपका भूगोल कहलाता है एक तरह से। यानी कि आप अर्थ में क्या क्या स्टडी कर रहे हो, देखो आप अर्थ के सरफेस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें पाई जाती हैं, है ना, उसके बारे में स्टडी करते हो। अर्थ के सराउंडिंग चारों तरफ जो चीजें पाई जाती हैं उनके बारे में भी स्टडी करना। इसके अलावा अर्थ के इंटरनल पार्ट की स्टडी करना, ये भी आपका इसी के अंदर आ जाता है। लेकिन एक बात याद रखना आप लोग कि अर्थ के इंटरनल पार्ट की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक नाम दिया जाता है, दैट इज द जियोलॉजी। जियोलॉजी एक नाम दिया जाता है, जो आपको ध्यान में रखना है भाई कि क्या है जियोलॉजी। अगर आपसे कोई सवाल पूछे क्या है जियोलॉजी, तो हम स्टडी करते हैं इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ की, पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन करना ही आपका जियोलॉजी कहलाता है। मेरी बात सबको समझ में आ गई? एक बात समझिएगा, एक साइंटिस्ट रहे हैं, वैज्ञानिक रहे हैं, या मैं बोलूं एक फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, ग्रीक फिलोसोफर थे, जिनका नाम था इरेटोस्थनीज। जरा एक नाम समझिएगा, एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका नाम था इरेटोस्थनीज। ठीक है, हिंदी में भी नाम लिख दे रहा हूं इनका, इरेटोस्थनीज। ठीक है, ये कौन थे? ये ग्रीक के रहने वाले थे, एक फिलोसोफर थे। और कहा जाता है कि इन्होंने पहली बार एक शब्द का प्रयोग किया, एक वर्ड का प्रयोग किया। किस वर्ड का प्रयोग किया? तो इन्होंने एक वर्ड का प्रयोग किया, जियोग्राफिका। जियोग्राफिका एक वर्ड इन्होंने यूज किया। जियोग्राफिका का मतलब एक तरह से भूगोल ही होता है, पृथ्वी होता है, इसका मतलब क्या होता है, पृथ्वी एक तरह से। ठीक है, तो इन्होंने ये वर्ड यूज किया जियोग्राफिका। और कहा जाता है कि इन्हीं के द्वारा, जो इरेटोस्थनीज थे, ये ग्रीक के रहने वाले थे, इन्होंने ही पहली बार जो है वो पृथ्वी के रेडियस के बारे में बताया। यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ के बारे में भी सबसे पहली बार इन्होंने जानकारी दी। किसके बारे में? रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या। समझ रहे हो मेरी बात भाई? ठीक है, यानी कि सबसे पहली बार अगर एक सवाल पूछे आपसे कि अर्थ के रेडियस के बारे में पहली बार किसने पता लगाया, पृथ्वी की त्रिज्या के बारे में किसने पता लगाया, आपको कहना इरेटोस्थनीज ने पता लगाया। और इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी। जो मेरा पॉइंट था बताने का वो यही था कि भाई इनको कहा जाता है क्या, इन्हीं को कहते हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी। नोट कर लीजिएगा साथ में आप लोग, फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं भाई, फादर ऑफ ज्योग्राफी, यानी भूगोल का जनक या भूगोल का पिता कहा जाता है किसको? इरेटोस्थनीज को। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कि ज्योग्राफी का वर्ड पहली बार किसने यूज किया, तो इनका नाम याद रखना है। रेडियस ऑफ अर्थ के बारे में सबसे पहली बार किसने पता लगाया, तो इन्हीं का नाम याद रखना। और इसीलिए इनको कहते हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी, पृथ्वी का जनक, या इनको बोलते हैं भूगोल का पिता। ठीक है, नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना है, फिर हम इसके आगे डिस्कस करते हैं आपसे। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी को एक दूसरे तरीके से डिफाइन करें कि सर इसको दूसरे तरीके से डिफाइन किया जाए। बिल्कुल किया जाए भाई, है ना। इसको दूसरे तरीके से मैं आपको डिफाइन करके बताता हूं, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना भी है। यानी इसका दूसरा डेफिनेशन क्या हो सकता है? इसका दूसरा डेफिनेशन क्या होता है कि इट इज रिलेटेड टू द, एक मिनट, ये चल क्यों नहीं रहा पेन, एक मिनट। ठीक, चलिए, इट इज द स्टडी ऑफ, it is the study of components, it is the study of components and related to its ends। मतलब कंपोनेंट्स क्या है, घटक क्या है। अब समझना बहुत ध्यान से कि चीजों को समझना कि ये जो हम स्टडी करते हैं ज्योग्राफी का, हम आपको बता रहे हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ कंपोनेंट रिलेटेड टू अर्थ एंड इट्स ओरिजिन। ठीक है, इट इज द स्टडी ऑफ कंपोनेंट रिलेटेड टू अर्थ, अर्थ एंड इट्स ओरिजिन। वेरी इंपॉर्टेंट भाई,
बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये दूसरा डेफिनेशन है जो आपको याद रखना है। जनरली लोग ये डेफिनेशन याद रखते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है कि इट इज द स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स, इट इज द स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स रिलेटेड टू अर्थ एंड इट्स ओरिजिन। ठीक है, एंड इट्स ओरिजिन, यानी कि यह पृथ्वी से संबंधित उत्पत्ति और घटकों का अध्ययन है, या पृथ्वी से संबंधित, हिंदी में भी लिख दे रहा हूं कि यह पृथ्वी से संबंधित, पृथ्वी से संबंधित उत्पत्ति, उत्पत्ति और घटकों का अध्ययन है। देखो अभी ज्योग्राफी का बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है ना। अभी कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर लिख बहुत रहे हैं, है ना। मेरा ऐसा मानना होता है कि अगर हम कोई चीज लिख रहे हैं, जैसे क्योंकि आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, और ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, सपोज हमारा जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है कभी कभी, कि पापा बुला लिए, मम्मी बुला लिए, घर पे बाहर, घर के बाहर शोर हो रहा है, आवाज हो रहा है, तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो आपको पता नहीं चलता क्या चल रहा है। एक एक चीज यहाँ पे लिख रहे हैं, तो अगर आपका माइंड डाइवर्ट भी होता है तो आप वीडियो को देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो आपको याद रहेंगी चीजें, समझ रहे हो। तो ऑनलाइन आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा केयरफुल भी आपको रहना है। तो मेरा मानना है कि लिख लिख के पढ़ने से ज्यादा चीजें याद होती हैं, और ये आप लोग महसूस भी कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो मेरा अपना तरीका है ये, मेरा अपना टेक्निक है ये, और एक बार आप पूरा पढ़ लो, फिर आप बताना मुझे समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है भाई, चलो। तो इट इज द स्टडी ऑफ कंपोनेंट रिलेटेड टू अर्थ एंड इट्स ओरिजिन, यानी कि पृथ्वी से संबंधित जो भी घटक हैं उनका स्टडी करना ही क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। अब मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर ये कंपोनेंट होते क्या हैं, ये घटक होते क्या हैं, या घटक कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना, बहुत बारीकी से कायदे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है, रटने वाला काम नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो अब बात करते हैं कंपोनेंट के बारे में, कि सर कंपोनेंट एक बार बता दीजिए। तो आइए अब हम इसके बाद कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं भाई। चलो, कि कंपोनेंट क्या है, तो यहाँ पे अब हम कंपोनेंट को समझते हैं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, पृथ्वी के कंपोनेंट्स क्या हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं घटक क्या है। ठीक है, पृथ्वी के कंपोनेंट्स क्या हैं, घटक क्या हैं। ठीक है, चलो मैं आपको बताऊं कि पृथ्वी के दो घटक हैं, हमारे अर्थ के दो कंपोनेंट हैं। कौन कौन से भाई, तो हमारे अर्थ के दो कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट होता है क्या, तो ये होता है आपका नेचुरल, यानी कि एक प्राकृतिक चीजें हैं, एक कृत्रिम चीजें हैं, यानी कि एक नेचुरल कंपोनेंट है, एक आपका आर्टिफिशियल कंपोनेंट है। समझ रहे हो मेरी बात, यानी कि हमारे अर्थ में कुछ चीजें नेचर के द्वारा हैं, प्राकृतिक हैं, और कुछ चीजें हैं जो आर्टिफिशियल हैं, यानी जिसको आप कृत्रिम बोलते हो। तो कंपोनेंट को क्लासिफिकेशन करते हैं दो तरीके से, एक होता आपका नेचुरल कंपोनेंट, नेचुरल कंपोनेंट, और एक है आपका आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल कंपोनेंट। मतलब इसको हम बोलेंगे प्राकृतिक घटक, प्राकृतिक घटक, और ये क्या है आपका आर्टिफिशियल, तो कृत्रिम घटक, कृत्रिम, ये तो समझ गए भाई। तो नेचुरल का मतलब कि जो नेचर के द्वारा मिले हैं। अब कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना जरा, कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूं इसकी। ठीक है, नेचुरल कंपोनेंट किसे कह सकते हो आप, तो नेचुरल कंपोनेंट सर हम कह सकते हैं किसे, तो ध्यान रखना भाई, हम ये कह सकते हैं जैसे कि माउंटेन्स। आप माउंटेन्स पढ़ोगे, हाँ या ना, माउंटेन्स को क्या बोलते हैं, पर्वत कहते हैं। आप प्लेट्यूज के बारे में पढ़ोगे, प्लेट्यू के बारे में पढ़ोगे, जिसको पठार कहते हैं, पठारों के बारे में पढ़ोगे। आप प्लेन्स के बारे में पढ़ते हो, प्लेन्स जिसको हम कहते हैं मैदानी भाग, ठीक है, मैदान जिसको कहते हो। आप रिवर के बारे में पढ़ोगे, रिवर्स के बारे में पढ़ोगे, जिसको आप नदियां कहते हो। बताओ, ये कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए नेचुरल कंपोनेंट के, ये कुछ एग्जाम्पल आपके सामने मैंने लिख दिए हैं जो कि आपको याद रखना है प्राकृतिक घटक के। बताओ, क्लियर है, नेचुरल क्लियर है, समझ रहे हो मेरी बात। ठीक है, अब हम बात करें सर कृत्रिम, आर्टिफिशियल क्या है भाई। तो आर्टिफिशियल का भी अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं, तो भाई एग्जांपल है इसका ट्रांसपोर्ट, एक एग्जांपल है इसका ट्रांसपोर्ट, जिसको आप कह सकते हो यातायात, यातायात, है ना। मेरे साथ आप लोग लिखते रहिएगा क्योंकि आपका ये नोट्स ही आपको काम करेगा। ठीक है, इसके अलावा मैं बोलूं, एक एग्जांपल मैं दूं, इंडस्ट्री, आप इंडस्ट्री पढ़ते हो इसमें, इंडस्ट्री जिसको आप बोलते हो उद्योग, उद्योग। और एक एग्जांपल मैं और दूं तो वो है आपका पॉपुलेशन। ठीक है,
पॉपुलेशन ये भी आप पढ़ते हो, है ना, ये भी आपको पढ़ाया जाता है, जनसंख्या। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, मोटा मोटा ये कुछ एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो घटक क्या है, पृथ्वी के कंपोनेंट क्या है, तो दो कंपोनेंट है, नेचुरल कंपोनेंट, आर्टिफिशियल कंपोनेंट, मतलब कि प्राकृतिक घटक और कृत्रिम घटक। प्राकृतिक घटक जो नेचुरल है, जो नेचर के द्वारा है, जो नेचर से मिले हुए हैं, जैसे माउंटेन है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स हैं, नदियां हैं, है ना, और भी जो भी चीजें जो नेचर के द्वारा प्रेजेंट है। आर्टिफिशियल क्या होता है, ये मैन मेड होता है। आर्टिफिशियल मतलब क्या है कि मैन मेड, मतलब कि इंसानों के द्वारा जो क्रिएट किया जा सके। कंपोनेंट क्या है, एक तरह से मैं कह दूं क्रिएटर की बात हो रही है, क्रिएटर की बात हो रही है। एक नेचुरल है, एक आर्टिफिशियल है, एक नेचर ने क्रिएट किया है, एक ह्यूमंस ने क्रिएट किया है, मानव के द्वारा क्रिएट किया गया है। क्लियर है? अच्छा, जब इसको मानव के द्वारा क्रिएट किया गया है तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है ह्यूमन ज्योग्राफी। इसी को क्या बोलते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी भी कहा जाता है। यानी आपको मैं बताऊं तो ज्योग्राफी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक ह्यूमन ज्योग्राफी जिसको आप कहते हो मानव भूगोल, हाँ या ना, अब रिलेट कर पा रहे होगे आप लोग, मानव भूगोल। और ये जो नेचुरल कंपोनेंट होते हैं ये किसके अंदर आते हैं, तो ये आते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम लोग इसको पढ़ते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम लोग इसको पढ़ते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल कहते हैं। हाँ या ना, हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं? तो ज्योग्राफी यहाँ पे देखिए दो पार्ट में आपको दिखा हुआ नजर आ रहा है, एक है आपका फिजिकल ज्योग्राफी, एक है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी जो ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किया गया है, और फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि जो नेचर के द्वारा क्रिएट किया गया है। बताओ क्लियर है सबको? ठीक है, अब एक बात समझना, एक और क्वेश्चन जो आपका फैक्चुअल सवाल पूछा जाता है ना, फैक्ट्स भी जो आपको ध्यान रखना है, तो क्या कि फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी किसे कहते हैं, ये भी एक सवाल पूछा गया। अगर केवल फादर ऑफ ज्योग्राफी पूछे तब तो इरेटोस्थेनीज कहना। अच्छा, कई जगह पे ये डिबेट होता है, कई लोग कहते हैं कि सर कहीं कहीं फादर ऑफ ज्योग्राफी तो हिकैटियस दिया हुआ है। आपने कहीं अगर सर्च करते हो गूगल पे या कहीं पे, तो ऐसे लिखा रहता है फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकैटियस भी कहीं कहीं लिखा रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो एग्जामों में पूछे गए हैं ये फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो वो आपका इरेटोस्थेनीज को ही जो है कमीशन सही मानता है। आप चाहे तो पेपर उठा के देख सकते हैं, सीडीएस 2019 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, सीडीएस में 2019 में क्वेश्चन आया था, पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें जो है दोनों ऑप्शन में थे, इरेटोस्थेनीज भी ऑप्शन में था, हिकैटियस भी ऑप्शन में था, लेकिन सीडीएस ने जो सही उत्तर माना था वो इरेटोस्थेनीज को माना था। एसएससी में भी ये सवाल पूछा गया था एक बार, और एसएससी में भी जो है इरेटोस्थेनीज को ही सही माना गया है। तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा इरेटोस्थेनीज और हिकैटियस के नाम को लेकर के। जो आपको बताया गया है वो बिल्कुल सही बताया गया है, जो आयोग सही मानता है वही आपको बताया है मैंने। ठीक है भाई, चलो तो याद रखना भाई भौतिक भूगोल। एक सवाल और पूछा गया है कि भाई फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी कौन है, इसके भी फादर अलग हैं। ठीक है, इसके जो फादर हैं वो अलग है। फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल का जनक कौन है, तो एक नाम याद रखना है आपको, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो एक साइंटिस्ट रहे हैं जिनका नाम था हम्बोल्ट, हम्बोल्ट। ठीक है, इनका पूरा नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इनको फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, और आप लोग अगर वीडियो देख रहे होगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा, मैं आपके आंसर को देखूंगा, एनालाइज करूंगा। अगर आपका उत्तर सही होगा तो मैं वहां पे आपको कमेंट करके रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि भाई फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कौन है। ठीक है, ये उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे दे दीजिएगा जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। ठीक है, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कौन है जरूर लिखिएगा अगर आप देख रहे हैं तो। चलो भाई, तो ये बातें क्लियर हुई। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था ज्योग्राफी का, क्योंकि पहली क्लास है तो बिल्कुल आपको समझना चाहिए कि ज्योग्राफी होता क्या है, पहले तो ये समझ लें। तो ज्योग्राफी क्या होता है एक बार फिर से मैं आपको, देखो हमने क्या पढ़ा, ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफिया। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफिया का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। तो पृथ्वी का डिस्क्रिप्शन यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। और हम लोग पृथ्वी में क्या पढ़ते हैं, अर्थ के सरफेस के बारे में पढ़ते हैं, उसके सराउंडिंग्स चारों तरफ जो
आवरण है वो पढ़ते हैं और इंटरनल पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। इंटरनल पार्ट की स्टडी को जियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रख लेना आप लोग, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपसे बात करा कि पृथ्वी का एक दूसरा एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो इट इज द स्टडी ऑफ कंपोनेंट रिलेटेड टू अर्थ एंड इट्स ओरिजिन, ठीक है। तो पृथ्वी से संबंधित उत्पत्ति और घटकों का अध्ययन है ना। अब ये कंपोनेंट क्या है, घटक क्या है, तो दो प्रकार के घटक मैंने आपको बताए, एक आपका नेचुरल, एक आपका आर्टिफिशियल, हाँ या ना भाई, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। तो नेचुरल में हमने कुछ एग्जांपल दिए, आर्टिफिशियल में कुछ एग्जांपल दिए। नेचुरल को ही हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं और आर्टिफिशियल को ही हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। क्लियर है, बहुत कायदे से चीजों को समझना है। तो ये था आपका ज्योग्राफी का एक बेसिक टर्म्स, बेसिक इंट्रोडक्शन जो आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब हम बात करेंगे इसके आगे और अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉन्सेप्चुअल भी है, ठीक है, लेकिन आपको बहुत आसान तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए, पहला टॉपिक आप हेडिंग दे रहे हो, ठीक है, यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो आप लोग, हेडिंग देते रहना। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जरूर बता देना आप लोग, ठीक है, अगर आपको दूसरी क्लास चाहिए होगी इसकी तो। चलिए, पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कॉस्मोलॉजी। पहला टॉपिक हमारा है कॉस्मोलॉजी, जैसा कि थंबनेल में भी आपको दिख रहा होगा, थंबनेल में भी जो इसका बना हुआ है बिग बैंग थियरी, ठीक है, क्योंकि वो कॉस्मोलॉजी के लिए सबसे प्रमाणित जो सिद्धांत है, मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी है, वो बिग बैंग थियरी है। एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग सब। कॉस्मोलॉजी, इसी को हम लोग कहते हैं ब्रह्मांड विज्ञान। हिंदी में क्या कहेंगे, तो हिंदी वाले बच्चे भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ब्रह्मांड विज्ञान के नाम से जाना जाता है इसको। कॉस्मोलॉजी क्या है भाई, ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं इसको, याद रखना आप लोग, ठीक है, ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। अब कॉस्मोलॉजी क्या है भाई, यानी कॉस्मोलॉजी को ही आप कह सकते हो ब्रह्मांड, यानी कि यूनिवर्स की बात हो रही है, यानी कि विश्व की बात हो रही है। आप इसको ऐसे समझ लो कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रह्मांड के बारे में, विश्व के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, इसी को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है, कॉस्मोस कहते हैं। कॉस्मोस की स्टडी को ही कॉस्मोलॉजी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स, स्टडी ऑफ यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है। तो एक लाइन आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे पहले तो मेरे साथ में, कॉस्मोलॉजी ये क्या है, तो ये है स्टडी ऑफ यूनिवर्स, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड का अध्ययन, ब्रह्मांड का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है भाई, तो ब्रह्मांड का अध्ययन करना ही आपका ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है, यानी कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। समझ गए, बात अच्छे से समझ जाना भाई। तो इसी को हम यूनिवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, कॉस्मोलॉजी को ही आप लोग, कॉस्मोलॉजी को ही आप लोग यूनिवर्स भी लिख सकते हो, है ना। तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखने का कि क्या है सर ये यूनिवर्स और क्या है कॉस्मोस, एक ही बात है भाई, ठीक है, कॉस्मोस बोलू यूनिवर्स बोलू एक ही बात है, आपको याद रखना है। अब सवाल ये है कि सर ये जो कॉस्मोस है, जो ब्रह्मांड है, वो किन किन चीजों से मिलकर के बना है, पहले ये पता करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आइए ध्यान से समझते हैं, है ना। कॉस्मोलॉजी का मतलब समझ गए, किस क्या स्टडी करते हैं हम लोग, यूनिवर्स के बारे में स्टडी करते हैं, ब्रह्मांड के बारे में स्टडी करते हैं। अब एक सवाल है कि सर ये बताओ कि कॉस्मोस किन किन चीजों से मिलके बना है, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कॉस्मोस की, कॉस्मोस की, जिसको हिंदी में आप ब्रह्मांड कहते हो, हिंदी में क्या कहोगे, ब्रह्मांड कहोगे। यानी सवाल ये है कि ब्रह्मांड यानी कॉस्मोस जो है वो किन किन चीजों से मिलकर के बना है, क्या क्या चीजें इसके अंदर आएंगी, जो बोलते हो ना ब्रह्मांड यूनिवर्स, तो यूनिवर्स में क्या क्या चीजें आएंगी, आइए देखते हैं क्या क्या चीजें आने वाली हैं। तो यूनिवर्स में आने वाला है आपका, किन से मिलके बना है, तो एक है आपका इसके अंदर सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है। अभी क्या सेलेस्टियल बॉडी है, आप लोग घबराइए नहीं, बताऊंगा मैं क्या है ये, ठीक है। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट या सेलेस्टियल बॉडी आप लिख सकते हो, है ना। इसको हिंदी में क्या लिखते हैं, आकाशीय पिंड, हिंदी में क्या लिखेंगे, आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडी प्लस, प्लस सेलेस्टियल बॉडी, इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं, एक मिनट मुझे दीजिएगा बस। हाँ, सेलेस्टियल बॉडी प्लस इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा स्पेस, स्पेस, स्पेस को हिंदी में कहते हैं अंतरिक्ष, अंतरिक्ष, ठीक है। इसके अलावा और क्या मिलेगा आपको, स्पेस, एनर्जी, एनर्जी, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा टाइम,
यानी कि समय, एनर्जी मतलब ऊर्जा, टाइम मतलब समय। तो जो आपका कॉस्मोस है, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड किन किन चीजों से मिलकर बना है? तो ब्रह्मांड बना है सेलेस्टियल बॉडी, स्पेस, एनर्जी और टाइम। अब क्या है सेलेस्टियल बॉडी? तो ऐसे समझिएगा कि ऑल दोज बॉडी विच एग्जिस्ट इन द स्काई, यानी मैं बात करूं आकाशीय पिंड, नाम से भी आप रिलेट कर सकते हो इसको, आप इसको नाम से भी रिलेट कर सकते हो कि ऑल दोज बॉडी विच एग्जिस्ट इन द स्काई, वे सभी आकाशीय पिंड जो कि आकाश में स्थित हैं, या वे सभी पिंड जो कि आकाश में स्थित हैं, स्काई में स्थित हैं, सिचुएटेड। ठीक है, तो यहां पे लिख लीजिए पहले एक लाइन आप लोग कि ऑल दोज बॉडी, ऑल दोज बॉडीज विच एग्जिस्ट इन द स्काई, which exist in the sky, आकाश में स्थित सभी आकाशीय पिंड। हिंदी वाले बच्चे लिख लो, आकाश में स्थित सभी आकाशीय पिंड, यानी कि आसमान में स्थित पिंड, यही आपका कहलाता है सेलेस्टियल बॉडी। ये क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखेंगे सेलेस्टियल बॉडी क्या है? तो आकाश में स्थित पिंड, आकाश में स्थित पिंड। ठीक है, ऑल दोज बॉडी विच एग्जिस्ट इन द स्काई। बताओ भाई क्लियर है, हाँ या ना? चलो अब एग्जांपल देखो, सर इसके एग्जांपल भी दे दो, ये है क्या? ठीक है, तो जरा इसके एग्जांपल देख लेना आप लोग। ठीक है, इसके एग्जांपल देख लेना आप लोग, जैसे स्टार यानी कि तारे हो गए आपके, प्लैनेट्स, प्लैनेट्स मतलब ग्रह, सैटेलाइट, उपग्रह, इसके अलावा जो है आपका एस्ट्रॉयड्स जो होते हैं, क्षुद्र ग्रह। समझ गए? तो आकाश में स्थित सभी पिंड आकाशीय पिंड कहलाते हैं, यानी कि सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। स्टार मतलब कि तारे, तारे, ग्रह, ग्रह, सैटेलाइट को हिंदी में कहते हैं उपग्रह। ठीक है, एस्ट्रॉयड्स को बोलेंगे हम लोग क्षुद्र ग्रह। क्या होते हैं सब आगे पढ़ोगे आप लोग, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, ये सब, सर सैटेलाइट क्या है, सर एस्ट्रॉयड क्या है, सर स्टार क्या है ना, सर प्लेनेट क्या है, सब डिस्कस करेंगे बहुत आराम से एक एक करके। अभी समझो कि सेलेस्टियल बॉडी क्या था? तो सेलेस्टियल बॉडी ऑल दोज बॉडी विच एग्जिस्ट इन द स्काई, जिसमें स्टार है, प्लेनेट है, सैटेलाइट है ना, एस्ट्रॉयड्स है, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिलती हैं। तो याद रखना ये सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जो भी प्रेजेंट होते हैं आपके स्काई में, आकाश में। क्लियर है भाई? अब एक बात समझना, स्पेस क्या है, अंतरिक्ष क्या है ना, स्पेस क्या है? तो आइए आपको एक बात बताऊं मैं कि जैसे ये हमारा पूरा यूनिवर्स है मान लो, और यूनिवर्स में आपका ढेर सारे गैलेक्सी बने हुए हैं, ढेर सारे क्या हैं, गैलेक्सी बने हुए हैं। यूनिवर्स में आप पढ़ते हो ना, आगे पढ़ोगे सब बताऊंगा। ये ढेर सारे गैलेक्सी, गैलेक्सी क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ स्टार, तारों के समूह को ही क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम लोग गैलेक्सी। गैलेक्सी मतलब क्या होता है? आकाश गंगा। गैलेक्सी मतलब क्या होता है? आकाश गंगा। ये सारे क्या है? ये गैलेक्सी हैं, गैलेक्सी, जिसको हम बोलते हैं आकाश गंगा, आकाश गंगा। ठीक है, तो ब्रह्मांड के अंदर ढेर सारी गैलेक्सी हैं। कितनी गैलेक्सी है ये भी मैं बात करूंगा आगे, लेकिन अभी तो इंट्रोडक्शन है तो थोड़ा आराम से समझो। ठीक है, ये पूरा यूनिवर्स है, इसके अंदर ढेर सारी गैलेक्सीज है। अब एक बात देखना कि इन गैलेक्सीज के बीच में जो ये स्पेस होते हैं, ये देखिए इन गैलेक्सी, एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी के बीच में जो स्पेस होते हैं, ठीक है, बहुत सारा स्पेस होता है। ऐसा नहीं कि वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, नहीं, अलग अलग होते हैं, बिल्कुल अच्छा खासा स्पेस होता है, अच्छा खासा गैप होता है। तो इन्हीं को क्या कहते हैं? ये जो स्पेस होता है, ये जो गैलेक्सी के बीच में जो स्पेस होता है, वही होता है स्पेस, यानी कि अंतरिक्ष, उसी को कहा जाता है अंतरिक्ष। ठीक है, गैलेक्सी के बीच में, दो गैलेक्सियों के बीच में जो जगह होता है, रिक्त स्थान जो होता है, उसी को हम लोग स्पेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इनके अंदर जो एनर्जी होती है, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी भी प्रेजेंट होती है भाई, होती है कि नहीं भाई? इन सभी के अंदर जो भी एग्जिस्ट करती है बॉडी, इनके अंदर अपनी एक एनर्जी भी होती है। ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम कहते हैं कॉस्मिक एनर्जी। ठीक है, इन्हीं को हम कौन सी एनर्जी बोलते हैं? तो इन्हीं को हम बोलते हैं कॉस्मिक एनर्जी, यानी कि आप लोग हिंदी में इसको कॉस्मिक ऊर्जा बोलते हो, कॉस्मिक ऊर्जा कहते हो, या ब्रह्मांडीय ऊर्जा बोलते हैं। तो इसके अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट होती है उसको कॉस्मिक एनर्जी होती है, क्योंकि कॉस्मॉस में है। और ये सारा कुछ एक टाइम के अंदर में हो रहा है, सारा कुछ एक टाइम के इंटरवल पर हो रहा है, सब कुछ टाइम के ड्यूरेशन में हो रहा है, इसलिए टाइम भी आपको इसके अंदर प्रेजेंट होता है ना? सब कुछ टाइम के अकॉर्डिंग ही तो हो रहा है। किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो ये आपका पूरा आपका कॉस्मॉस किनसे मिलकर बना है? तो आप देख पा रहे हो सेलेस्टियल बॉडी है। स्पेस क्या है समझ गए, है ना? गैलेक्सी के बीच में जो जगह होता है उन्हीं को स्पेस कहते हैं। और एनर्जी प्रेजेंट होता है, ये जो भी बॉडी एग्जिस्ट करती है सबके अंदर कोई ना कोई एनर्जी होती है, जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। और सब कुछ एक टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा है, सब कुछ एक टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो ये आपका कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आपके सामने जो यहाँ पे आपको मैंने बताया। बताओ क्लियर है?
बताओ भाई, क्लियर है? अब मैं दो चीजें और यहां पे बताने वाला हूं, है ना, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, फैक्चुअल डेटा। मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं कॉन्सेप्ट के साथ आपको फैक्ट्स भी पूरा का पूरा आपको बताऊंगा। ठीक है, अब फैक्ट क्या है? तो सबसे पहली बात की कॉस्मोलॉजी ये वर्ड किसने दिया है? कॉस्मोलॉजी ये वर्ड किसके द्वारा दिया गया है? तो ये वर्ड जो है ये दिया है कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस नाम के साइंटिस्ट के द्वारा जो है ये वर्ड दिया गया है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कॉपरनिकस। ठीक है, तो सवाल पूछे कॉस्मोलॉजी वर्ड किसने दिया है, ये शब्द किसने दिया है? तो कॉपरनिकस ने। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्योंकि फैक्ट में है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी किसको बोलते हैं? देखो हमेशा फादर हर जगह पे आ जाते हैं, तो ध्यान रखना। फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी कहते हैं एडविन हब्बल को। एक साइंटिस्ट रहे हैं जिनका नाम था एडविन हब्बल। ठीक है, एडविन हब्बल, ये नाम याद रखना। और इनको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न कॉस्मोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न कॉस्मोलॉजी किसको कहते हैं? एडविन हब्बल को कहते हैं। ये नाम सब लोग याद रखेंगे भाई। ठीक है, ये नाम सब लोग याद रखना, एडविन हब्बल। अच्छा, इनको क्यों कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न कॉस्मोलॉजी, ये भी आपको आगे पता चल जाएगा कि इन साइंटिस्ट को क्यों कहा जाता है ऐसा, है ना, क्योंकि इन्होंने कुछ बताया होगा, कुछ कहा होगा, कुछ थियरी दिया होगा, जिसके कारण इनको कहा गया, तो वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल याद रखना कॉस्मोलॉजी जो वर्ड है वो कॉपरनिकस ने दिया है, और फादर ऑफ मॉडर्न कॉस्मोलॉजी जो है वो एडविन हब्बल है। क्लियर? मेरी बात सबको समझ में आ गई? बताओ भाई, हाँ या ना? है ना, तो आराम से कूल होके पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है भाई। लोग हुआ बना के जो रखते हैं, कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, है ना, कहाँ से आएगा। देखो सही डायरेक्शन बहुत जरूरी होता है। अगर सही डायरेक्शन नहीं मिलता है तो देखो लोगों के पास नोट्स हैं, ढेर सारे नोट्स हैं, ढेर सारे बुक्स हैं, ढेर सारे कंटेंट है, सबके पास है। आपके पास भी बहुत सारी किताबें होंगी, तो क्या किताब पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा? अगर हो जाता तो आप क्यों भटकते? दुनिया भर के यूट्यूब चैनलों पे चक्कर लगा रहे हो, आप क्यों भटकते? रीजन ये है कि आपको गाइडेंस सही नहीं मिल रहा है। अच्छा, आपको कहीं का एड्रेस, कहीं जाना है, आपको सही एड्रेस अगर नहीं मिलता है, किसी से आप एड्रेस पूछ रहे हो और वो एड्रेस आपको सही एड्रेस नहीं देता है, तो आप पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे, बहुत लेट लगेगा पहुंचने में। अगर किसी ने आपको सही डायरेक्शन बता दिया कि भैया इस रास्ते जाओ तो यहां तक पहुंच जाओगे, तो अगर सही डायरेक्शन मिल गया तो सही जगह इजीली पहुंच जाओगे। तो सही डायरेक्शन लेना जरूरी है। नहीं तो हजारों चैनल है, हजारों टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको किसका समझ में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है भाई लोग। ठीक है, चलो ये नोट कर लो, है ना, बातें चलती रहेंगी क्लास में। आगे बढ़ जाए, चलो अब हम बात करते हैं, क्योंकि कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड अब हम बात करेंगे स्टडी से रिलेटेड, कि इसके बारे में सबसे पहली बार बताया किसने, स्टडी क्या है। तो नेक्स्ट हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे आपके साथ स्टडी के बारे में। चलो, तो यहाँ पे अब कॉस्मोलॉजी की हम पढ़ेंगे कि इससे रिलेटेड जो स्टडी है, जो अध्ययन है, वो क्या क्या हम पढ़ते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड जो स्टडी है वो हम क्या क्या पढ़ते हैं स्टडी के अंदर में। आइए देखते हैं स्टडी में क्या है। देखो, स्टडी से रिलेटेड सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया गया है, एक हाइपोथेसिस पढ़ते हो आप लोग, जिसका नाम है आपका, देखो पहले एक बात समझना कि हम बात कर रहे हैं हाइपोथेसिस की, अवधारणा की। ठीक है, अब हाइपोथेसिस क्या है? तो एक हाइपोथेसिस है जिसका नाम है जियो सेंट्रिक हाइपोथेसिस, भू केंद्रीय अभिधारणा। सबसे पहली बार कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड जो एक कंसेप्ट आया था, थियरी आया था, वो था आपका जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस। अब ये हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि जैसे हम कोई भी चीज अगर स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी चीज आप शुरू कर रहे हो, तो कोई ना कोई इसका एजम्पशंस होगा शुरुआत करने के लिए कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा करेंगे, तो जहां पे लास्ट में गा आ जाएगा, ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एजम्पशंस। एजम्पशंस यानी कि जो आपका थियरी नहीं, थियरी और इसमें क्या डिफरेंस होता है, थियरी और हाइपोथेसिस में क्या डिफरेंस होता है? तो हाइपोथेसिस का मतलब है कि जो प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं हुआ है, जिसके एविडेंस नहीं है, सिर्फ एक एजम्पशंस के आधार पे बताया जाता है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा होगा। समझ रहे हो? थियरी क्या होता है कि जो प्रैक्टिकली प्रूफ हो चुका होता है, कि प्रॉपर उसके कई सारे प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या कि एक हाइपोथेसिस आया, जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस को दिया किसने था? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टॉल्मी। टॉल्मी नाम के एक साइंटिस्ट, इनके द्वारा पहली बार ये अवधारणा दिया गया
140 एडी में 140 एडी में टॉलमी साहब ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको बोलते हैं हम लोग जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस। क्या है जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस? नाम पे जाना, जियोसेंट्रिक। जियो का मतलब होता है अर्थ, सेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर में। अब इन्होंने क्या कहा, देखो ये कितनी पुराने समय की बात है, 140 एडी की बात है। उस समय आपको पता है कि क्या ही टेक्नोलॉजी रही होगी, कोई टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। तो इन्होंने कहा, आपस में ही बातचीत करते थे ये लोग, तो सिर्फ इन्होंने ऐसे बोला कि भाई देखो, सूरज निकलता यहां से है, सन जो है यहां से निकलता है, फिर दोपहर होते होते यहां आ जाता है, फिर शाम होते होते यहां चला जाता है। ठीक है, आपस में बातचीत हो रही है। उस समय टेक्नोलॉजी ऐसी कुछ थी तो नहीं, तो ये ऐसे आपस में बातचीत होती थी ना। पहले कहते थे भाई देखो, सूरज पहले यहां से उगता है, फिर दोपहर होते होते यहां आ जाता है, फिर जो है रात होते होते यहां से डूब जाता है। तो इनके अकॉर्डिंग, टालमी के अकॉर्डिंग जो है, इन्होंने कहा कि सन जो है वो घूम रहा है और पृथ्वी जो क्या है वो स्थिर है, क्योंकि हमारा घर तो स्थिर है, हमारा घर तो यहीं पे है, हम अपने घर से ही देख रहे हैं। सन पहले यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, हमारा घर तो वहीं है। ठीक है, तो टॉलमी महोदय के अनुसार कि जो है पृथ्वी स्थिर है और सूर्य जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगा रही है। क्या बोला टॉलमी ने? कि पृथ्वी जो है वो स्थिर है और सूर्य जो है इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। इसी में जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस, मतलब कि जियो मतलब कि जो अर्थ है वो सेंटर पे है। बताओ, क्लियर है? अर्थ जो है वो सेंटर पे है और जो ये चक्कर लगाते हैं सन इसका। ठीक है, तो आप कह सकते हो अर्थ इज लोकेटेड एट सेंटर। इन्होंने क्या बोला भाई इस थियरी के अकॉर्डिंग? अर्थ इज लोकेटेड एट सेंटर, अर्थ इज लोकेटेड एट सेंटर। हाँ या ना? पृथ्वी केंद्र पर स्थित है, पृथ्वी जो है वो केंद्र पर स्थित है, यानी कि सेंटर पर लोकेटेड है, बिल्कुल स्टैटिक है। वाइल वाइल सन इज रिवॉल्विंग, सन इज रिवॉल्विंग, यानी कि सूर्य परिक्रमा करती है। आप भी जानते हो क्या सच्चाई है आज के टाइम पे, सूर्य परिक्रमा करती है। ये कॉन्सेप्ट था इनका, क्योंकि देखो उस समय उतनी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो क्या ही पता था लोगों को। तो उन्होंने कहा कि भाई जो अर्थ है वो सेंटर पे है और सूर्य परिक्रमा कर रही है ना। यही लोग जानते थे पहले, शुरुआत में लोगों को यही पता था कि हाँ भाई यही होगा, क्योंकि लोग देखते थे भाई सूरज पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। आप समझ पा रहे हो कि मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यही था जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस, जिसको दिया है टॉलमी ने। कब? 140 एडी के आसपास में, 140 एडी, 140 ईस्वी। ठीक है, अब बहुत समय तक यही लोग जानते रहे। उसके बाद एक दूसरी अवधारणा आती है, दूसरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, और क्या था? हेलियोसेंट्रिक, हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस जिसको आप बोलते हो क्या? सूर्य केंद्रीय। अब वर्ड से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, अभिधारणा। अब मुझे लगता है कि आप इन शब्दों से समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है भाई, है ना। हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस का मतलब है कि सन जो है वो सेंटर पे है। ये इनके हिसाब से सन कहां पे है? वो सेंटर पे है, यानी कि केंद्र पर है। और वाइल अर्थ जो है, अर्थ रिवॉल्व कर रही है, रिवॉल्विंग अराउंड, रिवॉल्विंग अराउंड सन। ठीक है, यानी कि जो है हिंदी में लिख लेना आप लोग कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। मेरी बात समझ में आ गया आप लोग? ठीक है, और सन कहां पे है? वो सेंटर पे है, केंद्र पर है। ये थियरी किसने दिया? ये थियरी दिया था 1543 में, 1543 में कॉपरनिकस। अभी ऊपर हमने नाम दिखा था इनका, समझ गए? ये थियरी किसने दिया? कॉपरनिकस ने दिया 1543 में। यानी आप देखिए 140 एडी से 1543 तक लोगों को यही लगता रहा कि पृथ्वी जो है वो सेंटर पे है और सूर्य जो है वो चारों तरफ घूम रहा है। लेकिन 1543 में कॉपरनिकस एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये जो है सूर्य जो है वो सेंटर पर है। ठीक है, सूर्य जो है वो केंद्र पर है और पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन। मेरी बात सबको समझ में आ गई भाई? बताओ, क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, ये थियरी को कहा जाता है हेलियोसेंट्रिक। नाम से क्लियर है, हेलियो का मतलब क्या होता है? सूर्य, सेंटर का मतलब है कि सेंटर पर है। हेलियो का मतलब सन होता है और सेंटर का मतलब सेंटर। लेकिन इन्होंने एक बात गलत कह दी,
इन्होंने ये कहा कि सन सेंटर पर है, सूर्य अपने केंद्र पर स्थित है और ये जो है स्टेबल है। इन्होंने ये भी शब्द बोल दिया कि ये जो है स्टेबल है। स्टेबल का मतलब है कि बिल्कुल फिक्स है वहीं पर, है ना, मतलब सन जो है वो परिक्रमा नहीं करता है किसी की भी, जबकि ये कॉन्सेप्ट गलत है, आप भी जानते हो। क्या गलत है? तो लिख लीजिएगा इस चीज को कि सन सेंटर पे नहीं है। आप भी जानते हो कि सन परिक्रमा करती है किसकी? गैलेक्सी के सेंटर की। सूर्य भी परिक्रमा करती है किसकी? तो आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करती है भाई। इन्होंने क्या कह दिया? इन्होंने कह दिया कि सन जो है वो स्टेबल है पूरी तरीके से, जो कि ये अवधारणा इनकी गलत साबित हो गई। तो लिख लीजिएगा नोट करके, सन रिवॉल्विंग अराउंड सेंटर ऑफ गैलेक्सी। ठीक है, नोट करके यहां पे लिख लीजिएगा आप लोग, सन रिवॉल्विंग रिवॉल्विंग अराउंड अराउंड सेंटर ऑफ गैलेक्सी। सेंटर ऑफ, ये सब आगे आपको मैं प्रूफ करूंगा, सब दिखाऊंगा आपको, डायग्राम से भी सब कुछ दिखाऊंगा, डोंट वरी, है ना, आपको प्रॉपर फिगर से भी दिखाऊंगा। लेकिन अभी क्या है, समझना जरूरी है, पहले थियरी हम समझ लेंगे तभी हम प्रैक्टिकली चीजों को महसूस कर पाएंगे। ठीक है, तो सन रिवॉल्विंग अराउंड सेंटर ऑफ गैलेक्सी, यानी कि सूर्य जो है आकाश गंगा के आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है, परिक्रमा करता है। लिख पाए सब लोग? सन रिवॉल्विंग अराउंड सेंटर ऑफ गैलेक्सी, यानी कि जो है सूर्य आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। इन्होंने क्या कहा था? स्टेबल है, जबकि सूर्य स्टेबल नहीं है भाई, याद रखिएगा, अगर किसी को नहीं पता होगा तो सन स्टेबल नहीं है। सन भी घूम रहा है किसके? गैलेक्सी के सेंटर की परिक्रमा करता है। आपको बताऊंगा आगे मैं किस तरीके से सन और कितनी स्पीड से सन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, एक एक चीज को मैं समझाऊंगा। और इस तरीके से पूरा यूनिवर्स आप ऐसे समझ जाओगे कि जैसे आपको लगेगा कि मतलब कितना हवा कॉन्सेप्ट था ये। ठीक है, तो समझ गए आप लोग भाई? तो हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस और आपका जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस, ये दो हाइपोथेसिस आपको याद रखना था इस स्टडी में। ठीक है, यही दो हाइपोथेसिस से आपके सवाल आते हैं पेपर में, और जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो एक एक चीज बड़े ही कायदे से होगी। बताओ भाई, नोट हो गया? समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ पहले एक चीज। हाँ जी, समझ में आ रहा है कि नहीं पहले वो बताओ मुझे। एक मिनट मुझे पानी पी लेने दो आप लोग, तब तक आप लोग इसको नोट करिए। ठीक है, आज तो भाई दिल्ली में जबरदस्त सर्दी है ना, ऐसा लगा कि धूप होगी लेकिन सर्दी है बढ़िया वाली। चलिए अब हम बात करेंगे इसके आगे। ये तो हाइपोथेसिस है, ठीक है, हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि ये प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं किया गया है, सिर्फ एजम्पशंस यानी कि अवधारणा पर आधारित है, तर्क पर आधारित है, सिर्फ इसका कोई एविडेंस नहीं है। ठीक है, तो आपको ये दो चीजें याद रखनी थी, टॉल्मी टॉल्मी महोदय का और कोपरनिकस महोदय का। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओरिजिन के बारे में, कि ये जो ब्रह्मांड है ये बना कैसे है एक्चुअली में, यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्लियर हो गया होगा? चलिए, तो अब आपकी हेडिंग है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ठीक है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अब ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड आपको मैं बताऊं कि जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी है, सबसे प्रमाणित जो सिद्धांत है वो आपका बिग बैंग थियरी, जो आप लोग पढ़ते भी हो, आपने सुना भी होगा। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि इससे रिलेटेड चार थियरी आपको दिया गया है, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड फोर थियरी आपको याद रखने हैं, उसके एटलीस्ट नाम तो याद रखना है। बिग बैंग पे तो मैं चर्चा करूंगा आपसे, लेकिन उसके नामों पर भी आपको चर्चा करनी है भाई। ठीक है, तो याद रखना है आपको, फोर थियरीज आपको ध्यान में रखना है। फोर थियरीज जो दिए गए हैं उनके नाम याद रखने बहुत जरूरी है भाई लोग। ठीक है, तो उन चारों थियरी के नाम लिखिए और आप पर ट्रस्ट करिए, ये सारे सवाल पेपर में आए हैं, एसएससी सीजीएल में पूछे गए सवाल हैं। आप गूगल करके पूछ लोगे, आपको पता चल जाएगा आपको जो भी कॉन्सेप्ट दिया है। इसीलिए कॉन्सेप्ट को पकड़ना जरूरी है, तभी आप सवाल कर पाओगे जीके जीएस के, चाहे आप एसएससी का कोई भी पेपर देने जा रहे हो, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, वनडे एग्जाम। ठीक है ना, चलो चार थियरी कौन सा है? तो सबसे पहला ही थियरी जो आपको याद रखता है, बिग बैंग थियरी भाई, बिग बैंग थियरी, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे बिग बैंग थियरी को।
दूसरी थियरी आपको क्या याद रखनी है? दूसरी थियरी है आपकी इन्फ्लेशन थियरी, है ना। अब शायद आप में से कई लोग इस थियरी का नाम भी ना सुने हों, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपने नाम ना सुना है तो नहीं हुआ है, क्या पता आपको पढ़ाया नहीं गया है, ठीक है। आपको वही बताया गया है जो आपको मजा आता है सुनने में, ठीक है। तीसरी थियरी देखो क्या है, स्टडी स्टेट थियरी। ये सारे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड थियरी हैं, अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा दिया गया है। स्टडी स्टेट थियरी, हिंदी में भी अभी लिख देंगे, परेशान मत होइए, ठीक है। चौथी थियरी क्या है आपका, डार्क फॉरेस्ट थियरी। डार्क फॉरेस्ट थियरी, तो ये कुछ थियरी है जो कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड है। तो एक सवाल ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी थियरी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो एटलीस्ट आप ये चार थियरी के बारे में याद रखोगे। इसके हिंदी में बता दे रहा हूं, बिग बैंग थियरी को बोलते हैं हम लोग महाविस्फोट सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत कहते हैं इसको, ठीक है। इन्फ्लेशन थियरी को बोलते हैं कि इन्फ्लेशन थियरी का मतलब होता है, अच्छा बिग बैंग थियरी का मतलब क्या है, इन्होंने क्या कहा इस थियरी में कि यूनिवर्स कैसे बना, तो इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड के सारे पॉइंट जो हैं, सारे के सारे जो मास हैं, सारे का सारा द्रव्यमान वो एक ही पॉइंट पर जो है केंद्रित हो गया था, ठीक है। ब्रह्मांड जो है वो पहले क्या था, एक सिंगल पॉइंट पर था और इसी में ब्लास्ट हो जाता है सिंगल पॉइंट में, और जब ब्लास्ट होता है तो सारे मैटर जो है वो फैल जाते हैं और यही जो है क्या कहलाते हैं, सारे प्लेनेट बनते हैं, सैटेलाइट बनते हैं। तो मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी यही मानी जाती है, बिग बैंग ने ये बताया है, ठीक है। इन्फ्लेशन थियरी क्या है, इसको बोलते हैं स्फीतीकरण का सिद्धांत, स्फीतीकरण, स्फीतीकरण का सिद्धांत, ठीक है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है दोस्त कि भाई यूनिवर्स जो है लगातार बढ़ रहा है, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, यूनिवर्स लगातार, यूनिवर्स का विस्तार हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, ये बात जो है आपका इसमें आता है इन्फ्लेशन थियरी में, ठीक है। आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा स्टडी स्टेट थियरी है, इसको बोलते हैं आपको स्थिरता का सिद्धांत, स्थिरता का सिद्धांत, ठीक है। तो ये सब आपको नाम बस ध्यान में रख लेना है, ठीक है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है तो। और इसके अलावा डार्क फॉरेस्ट थियरी, एलियंस का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, इसको हिंदी में डार्क फॉरेस्ट ही कहेंगे, ठीक है, डार्क फॉरेस्ट ही कहेंगे। एलियन वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली इसी थियरी से माना जाता है, ये थोड़ा मिथ है, थोड़ा सा इस ये थियरी थोड़ा सा मिथ माइथोलॉजी पर भी बेस्ड है, क्योंकि इस थियरी में एलियंस वगैरह के बारे में बताया गया है। अब एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं ये तो आपका जानते ही हो आप लोग की मिथ है ये, ठीक है। तो ये बेसिकली डार्क फॉरेस्ट थियरी में ये बताया गया। मेनली हमें जो पढ़ना होता है थियरी, वो हमें यही पढ़ना होता है जो हमारे सिलेबस में होता है, ठीक है। जनरली जो वनडे एग्जाम होते हैं, एसएससी हो गया, पुलिस हो गया, रेलवे हो गया, जो भी एग्जाम होते हैं इस तरीके के, तो बिग बैंग थियरी क्योंकि मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी आपकी यही मानी जाती है। बाकी मैं सारी थियरी आपसे डिस्कस कर लूंगा, आपको बता दूंगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। तो चारों थियरी नोट करिए, चारों थियरी नोट करिए, चले आगे। अब देखो बिग बैंग थियरी, मैंने आपको बताया बिग बैंग थियरी क्या है, तो बिग बैंग थियरी में यही बताया गया है कि ब्रह्मांड के सारे जो पार्टिकल्स हैं, ब्रह्मांड कैसे बना है यही तो पढ़ रहे हैं। तो ब्रह्मांड पहले कैसा दिखता था, अभी तो यूनिवर्स इतना बड़ा है कि कोई मेजर नहीं कर सकता, कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई कि नाप नहीं सकते आपकी यूनिवर्स कितना बड़ा है, ठीक है। तो पहले कहीं तो एक सिंगल पॉइंट पे है, तो कहा गया इसमें कि भाई पूरा ब्रह्मांड एक सिंगल पॉइंट पर पहले कॉन्सेंट्रेट था, ठीक है, और इसी में हो गया ब्लास्ट, और ब्लास्ट हो गया तो ये पूरा मैटर फैल गया, वो एक्सपैंड कर गया, यूनिवर्स क्या कर गया, एक्सपैंड कर गया। क्लियर है मेरी बात? चलो थोड़ा सा मैं अब बिग बैंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, ज्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगा, थोड़ा सा बिग बैंग को बता दूंगा, फिर आपको अगली क्लास में इसके आगे का वीडियो मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो हेडिंग है आपका बिग बैंग थियरी, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं मैं। बिग बैंग थियरी, बिग बैंग थियरी, तो थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करते हैं बिग बैंग थियरी के बारे में कि क्या है इसका इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझो कि ये थियरी दिया किसने है, ठीक है। ये थियरी 1927 में एक साइंटिस्ट रहे, 1927 में एक साइंटिस्ट रहे जिनका नाम था जॉर्ज लेमिट्रे, जॉर्ज लेमिट्रे। तो जॉर्ज लेमिट्रे नाम के एक साइंटिस्ट के द्वारा जो है वो 1927 में बिग बैंग थियरी को दिया गया था। याद रखिएगा, एसएससी में कई बार सवाल पूछा गया है, लेकिन एक सवाल और पूछा गया है, एसएससी सीजीएल का ही सवाल बता रहा हूं आपको कि ये बिग बैंग वर्ड किसने दिया है। अगर ये पूछे कि बिग बैंग वर्ड किसने दिया है, तो ये दिया है होयल नाम के साइंटिस्ट ने,
ठीक है, होयल नाम के साइंटिस्ट ने दिया है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि बिग बैंग वर्ड अगर पूछे तो होयल नाम के साइंटिस्ट ने दिया है। और 1927 में बिग बैंग थियरी किसने दिया है, थियरी पूरा कॉन्सेप्ट, तो वो दिया है 1927 में जॉर्ज लेमिट्रे, या जिसको आप जॉर्ज लेमेंटायर बोलते हो। क्लियर है, बताओ भाई, क्लियर है, समझ गए बिग बैंग थियरी के बारे में? एसएससी सीजीएल 2023 का सवाल है भाई ये। ठीक है, चले आगे। तो प्रेजेंट कॉस्मोस वॉज फॉर्म्ड आफ्टर बिग ब्लास्ट, कहते हैं ये क्या है, तो प्रेजेंट कॉस्मोस, एक लाइन आप लिख लीजिए समझने के लिए, प्रेजेंट कॉस्मोस, कॉस्मोस क्या है भाई, एक लाइन कमेंट करके बताओ, कॉस्मोस में क्या क्या चीजें हैं, कॉस्मोस की स्टडी को क्या कहते हैं, कमेंट करके बताओ मुझे। प्रेजेंट कॉस्मोस वॉज फॉर्म्ड आफ्टर आफ्टर बिग ब्लास्ट, आफ्टर बिग ब्लास्ट, और इसी बिग ब्लास्ट को क्या बोला गया है, बिग बैंग कहा गया है। ठीक है, इसी बिग ब्लास्ट को क्या बोला गया है, बिग बैंग कहा गया है। यानी कि जो वर्तमान समय का जो ब्रह्मांड है, वर्तमान समय का जो कॉस्मोस है, वो आपका बना है बिग ब्लास्ट, यानी कि एक बड़ा ब्लास्ट हुआ था। अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कैसे हुआ था ब्लास्ट, सब कुछ। ठीक है, इसी को बिग बैंग कहा गया है, याद रखना। वर्ड दिया है होयल ने, ये एसएससी सीजीएल 2023 का सवाल है भाई। ठीक है, ऐसे ही नहीं लिखा जा रहा है। ठीक है, और 1927 में जॉर्ज लेमेट्रे के द्वारा जो है ये नाम, ये थियरी दिया गया था। ठीक है, और प्रेजेंट कॉस्मोस, कॉस्मोस की स्टडी क्या कहते हैं, कमेंट में लिख चुके होंगे आप लोग। ठीक है, बिग बैंग। ठीक है, क्लियर है मेरी बात, बताओ भाई, बताओ। और ये आपकी इस थियरी को क्या बोलते हैं, मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी है ये, इसी को माना जाता है मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी। ठीक है, सबसे प्रमाणित सिद्धांत, सबसे एक्सेप्टेड थियरी यही है, क्योंकि इसको प्रैक्टिकली प्रूव किया गया था। आप सोचोगे सर क्यों यही है, क्योंकि इसको 2008 में स्विट्जरलैंड ने जो है इसको प्रूव किया था, एक प्रैक्टिकली एक प्रूव किया था, एक पूरा प्रॉपर बना करके एकदम उसी तरीके का एक्सपेरिमेंट उसने किया था। सर्न नाम की संस्था है एक, ठीक है, जर्मनी, यूरोप में की एक संस्था है, स्पेस एजेंसी जो है यूरोप की, सर्न नाम है उसका। ठीक है, यूरोप की जो स्पेस एजेंसी है, तो इसको स्विट्जरलैंड ने पहली बार 2008 में एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, 2008 में इसके द्वारा एक्सपेरिमेंट किया था। नासा ने भी एक्सपेरिमेंट किया था 2001 में। ठीक है, तो माना जाता है इस थियरी को कि हाँ भाई ये थियरी कुछ हद तक सही थी, मतलब कि 100% तो कुछ भी सही नहीं होता, लेकिन इसको कुछ हद तक जो है वो सही माना गया है। तो वर्तमान का ब्रह्मांड एक बड़े विस्फोट के बाद बना है। आई होप कि ये चीजें आप लोग समझ चुके होंगे कि वर्तमान का ब्रह्मांड एक बड़े विस्फोट के बाद बना है। अब कैसे, ये क्या विस्फोट है, देखो जरा मेरे साथ एक बार देखना आप लोग। ठीक है, जैसे जैसे ये आज के टाइम का हमारा क्या है ब्रह्मांड, आज के टाइम का ब्रह्मांड अगर मैं बनाऊं, जैसे आपका ये यूनिवर्स है, और यूनिवर्स में ढेर ढेर सारी क्या है, गैलेक्सीज है, मान लिया ऐसे ढेर सारी गैलेक्सीज हैं। ठीक है, ढेर सारी गैलेक्सीज हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट यूनिवर्स है, मान लेते हैं इसको प्रेजेंट यूनिवर्स। ठीक है, ये वर्तमान का, ये आज का ब्रह्मांड है, ऐसे समझ लो, ये पूरा यूनिवर्स है, इसके अंदर ढेर सारी गैलेक्सीज हैं। अब हम ये पता कर रहे हैं कि कैसे हुआ था ब्लास्ट। यानी अब एक बात समझो, ये तो आज का यूनिवर्स है जो लगातार एक्सपेंड हो रहा है। अब स्टार्टिंग में कैसे था, बिग ब्लास्ट कैसे हुआ था, तो कहा गया कि भाई आप पीछे टाइम में आइए, बैक इन टाइम, पीछे आओ, एकदम पीछे, कितना पीछे आओ, तो कहा भाई बैक इन 13.8 बिलियन ईयर एगो। कितना पीछे आइए, तो अभी जैसे ये आज का यूनिवर्स है, हम आए 13.8 बिलियन ईयर पहले आओ, पहले आओ। तो हमारा जो ब्रह्मांड है पहले वो कैसा कैसा था, तो हमारा ब्रह्मांड एक पॉइंट पर सिचुएटेड था, हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है वो एक बिंदु पर था। पूरा का पूरा ब्रह्मांड यही था, पूरा ब्रह्मांड यहीं पर, समझिएगा, पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है वो इसी पॉइंट पर केंद्रित था। कलर हो जाए मेरे भाई, तुझे क्या कलर दूं, चलो भाई देखो, पूरा का पूरा ब्रह्मांड यहीं पर केंद्रित, हम कितना पीछे आए हैं, बैक इन 13.8 बिलियन ईयर एगो आए हैं। तो याद रखना ये एक, अभी ये डेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब पूरा का पूरा सारा मास, सारा द्रव्यमान यहीं पर केंद्रित था। तो एक लाइन आप लिख सकते हो यहां पे, ऑल द मास, ऑल द मास was concentrated
कॉन्सेंट्रेटेड एट सिंगल पॉइंट, एट सिंगल पॉइंट, यानी ब्रह्मांड का सारा द्रव्यमान एक ही बिंदु पर स्थित था। ब्रह्मांड का सारा द्रव्यमान एक ही बिंदु पर स्थित था। ऑल द मास वाज कॉन्सेंट्रेटेड एट सिंगल पॉइंट। समझ गए? आराम से समझना, सारा का सारा द्रव्यमान यहाँ पे मास जो है यहीं पे था। तो एक बात समझना कि मास भी बहुत ज्यादा था तो डेंसिटी भी बहुत ज्यादा था यहाँ पर, यानी कि घनत्व तो बहुत ज्यादा था। अब डेंसिटी ज्यादा होगा तो टेम्परेचर क्या होगा भाई? टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होगा। अच्छा, इस पॉइंट को एक नाम दिया गया है, इस पॉइंट को एक नाम दिया गया है क्या? इसी पॉइंट को एक नाम दिया गया है सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट। सिंगुलैरिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं विलक्षणता का सिद्धांत। विलक्षणता का सिद्धांत, इसी को बोलते हैं सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट। सिंगुलैरिटी का मतलब क्या होता है कि जो सिंगल पॉइंट पे सारा का सारा मास उसी पर केंद्रित था। तो आप देखिए, सारा का सारा मास द्रव्यमान इसी पर था, सारा डेंसिटी यहीं पर सारा था, तो टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा था। अब इसी में क्या हो गया, इसी में जब इतना ज्यादा इसमें गर्मी हो गई तो भाई इसी में हो गया आपका क्या? ब्लास्ट हो गया। इसी में एक बड़ा सा विस्फोट हो गया, ब्लास्ट हो गया, बिग ब्लास्ट जिसको आप कहते हो, जिसको बिग बैंग थियरी नाम दिया गया है, जो मैंने आपको पीछे लिखवाया है। पीछे क्या लिखवाया देखिए, पीछे क्या लिखवाया? प्रेजेंट कॉस्मोस वाज फॉर्म्ड आफ्टर बिग ब्लास्ट। ठीक है, तो भाई यहां पर बिग ब्लास्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अच्छा, ये विस्फोट कैसे हुआ? आपके मन में आया सर ये ब्लास्ट कैसे हुआ? तो ये आज भी रहस्य है, आज भी रहस्य है कि ब्लास्ट हुआ कैसे। लेकिन इतना भयानक ब्लास्ट था कि कहा जाता है कि विद इन सेकेंड में, या सेकेंड भी नहीं, पूरा का पूरा जो भी मैटर है फैलने लगा। जो भी मैटर इसमें से निकलना, ब्लास्ट होगा तो कुछ चीजें निकलेंगी इसके अंदर से। ठीक है, तो जो मैटर निकलता है वही आपका कोई प्लेनेट बनता है, कोई स्टार बनता है, कोई सैटेलाइट बनता है, कोई एस्ट्रॉइड्स बनता है। इसी से, ब्लास्ट से ही निकल करके इन सभी का निर्माण होता है। भाई बताओ, क्लियर है? क्लियर है? अब देखो क्या हुआ कि जब ब्लास्ट हुआ है ना, पहला पॉइंट कि भाई ब्लास्ट हो गया इसमें। दूसरा पॉइंट कि ग्रेविटेशन काफी ज्यादा हो गया इसमें। ग्रेविटेशन ज्यादा था कि नहीं भाई? यानी गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा था, तभी तो सारा का सारा पॉइंट ही अपने अंदर खींच लेता था। ठीक है, तो ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा होने के कारण भी कह सकते हो, ग्रेविटेशन होने के कारण भी इसमें क्या हुआ? ब्लास्ट हुआ। एक रीजन ये भी बताया जाता है कि भाई इसका ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि सारे के सारे पार्टिकल एक ही पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो गए थे, और यही कारण था कि इसमें से ब्लास्ट हो गया। लेकिन ब्लास्ट का मेन रीजन क्या है वो अभी तक रहस्य है। ठीक है, तो कहा जाता है ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा हो गया था तो ब्लास्ट हो गया। इसके अलावा हुआ क्या कि कुछ सेकंड के अंदर ही मैटर इतना तेजी से एक्सपेंड कर गया। यूनिवर्स -10⁻32 सेकंड के भीतर जो है एक्सपेंड हो गया, विस्तार हो गया। यानी मैं कहूं कि इसका अगला पॉइंट क्या हुआ, तो आप याद रखना है 10⁻32 सेकंड के भीतर क्या हो जाता है? एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाता है। यूनिवर्स का क्या स्टार्ट हो जाता है? एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाता है। और यही कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? इन्फ्लेशन थियरी। इन्फ्लेशन थियरी क्या कहती है? इन्फ्लेशन थियरी कहती है कि यूनिवर्स लगातार विस्तारित हो रहा है, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। और इसी थियरी को किसने कहा है कि यूनिवर्स लगातार बढ़ रहा है? इसी थियरी को कहा है एडविन हब्बल ने। एडविन हब्बल, याद आया ये नाम? एडविन हब्बल साहब ने कहा है कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, यूनिवर्स लगातार विस्तारित हो रहा है। बताओ भाई, क्लियर है एकदम एक एक पॉइंट को? कोई भी डाउट हो कमेंट में आप लोग लिख देना। यूनिवर्स लगातार विस्तारित हो रहा है, यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा है, यानी इसको लिख सकते हो यूनिवर्स का विस्तार हो रहा है। कब? 10⁻32 सेकंड के भीतर ही यूनिवर्स का विस्तारित स्टार्ट हो गया। बताओ भाई, अब देखो क्या हुआ, जब ब्लास्ट होता है ना तो सारे मैटर निकलने लगते हैं। 10⁻32 सेकंड में एक्सपेंशन होने लगता है। इसके अलावा आप देखोगे 1 माइक्रो सेकंड के अंदर, यहां पे लिख रहा हूं चौथा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट, 1 माइक्रो सेकंड के भीतर क्या होता है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का फॉर्मेशन हो जाता है भाई। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का क्या हो जाता है? फॉर्म्ड हो जाते हैं, बनने लगते हैं भाई। सोचिए, 1 माइक्रो सेकंड के अंदर ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है भाई। ठीक है, और 0.01 सेकंड के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। 0.01 सेकंड के भीतर जो है न्यूक्लियर फ्यूजन होने लगता है। न्यूक्लियर फ्यूजन, हिंदी में कहेंगे नाभिकीय संलयन। ठीक है, ये पांचवा पॉइंट हो जाता है। 0.01 सेकंड के अंदर इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है।
समझ गए मेरी बात? बहुत ध्यान से और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना, इसको मैं और अगली क्लास में आपको एक्सपेंड करूंगा और आपको डायग्राम से समझाऊंगा। अभी तो मैंने आपको थियरी दिया है, ठीक है। तो ये आपका 0.01 सेकंड के भीतर इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। और मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो 4 लाख ईयर, 4 लाख ईयर के बाद जो है इसमें आपको देखने को मिलता है क्या? माइक्रोवेव रेडिएशंस, ठीक है। यानी अगर इसके छठे पॉइंट में मैं बात करूं, छठे पॉइंट में बात करूं, 4 लाख ईयर के बाद क्या होता है, तो एक लाइट दिखता है जिसको हम बोलते हैं CMR, CMR कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन। CMR क्या है? कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन, ब्रह्मांड का पहला प्रकाश, यानी पहली बार ब्रह्मांड में लाइट दिखा, पहली बार ब्रह्मांड में क्या हुआ? प्रकाश दिखा, जो जिसका नाम दिया गया CMR, कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन। 4 लाख साल के बाद दिखा था, ये 4 लाख ईयर के बाद दिखा था कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन, ठीक है। तो कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन को क्या बोलते हैं? कि ब्रह्मांड का प्रथम प्रकाश, लिख लीजिएगा, फर्स्ट लाइट ऑफ यूनिवर्स, लाइट फर्स्ट लाइट ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का प्रथम प्रकाश, ठीक है। ब्रह्मांड का जो प्रथम प्रकाश दिखा उसी को CMR यानी कि कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन के नाम से जाना जाता है, जो कि आपको याद रखना है भाई। क्लियर है? ठीक है, ये पहला प्रकाश दिखा, है ना। और फिर यही हम कहते हैं, इसके बाद हम आप लिख सकते हो कि जो है सोलर सिस्टम, जो आप पढ़ोगे आगे, सोलर सिस्टम कब बनता है या सोलर सिस्टम का निर्माण कब हुआ, तो ये हम पढ़ते हैं 4.5 बिलियन ईयर एगो, बिलियन ईयर एगो सोलर सिस्टम बना। और आपका यूनिवर्स कब बना था? तो यूनिवर्स तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी। ये आपसे पूछे कि ब्रह्मांड कितने साल पहले बना था, तो जो मैंने पीछे बताया था आपको, क्या? 13.8 बिलियन ईयर एगो, 13.8, देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, है ना, यहाँ पे लिखा है 13.8, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट यूनिवर्स है और हम बैक कितना गए थे? 13.8 लाख वर्ष। तो हमारे ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो 13.8 बिलियन ईयर एगो पहले हुई है। और जो सोलर सिस्टम बना है, सौर मंडल जिसको आप लोग कहते हो, वो आपका 4.5 बिलियन ईयर एगो पहले बना था। इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बेहतरीन तरीके से और बताऊंगा। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर इसका सेकंड पार्ट आपको चाहिए यूट्यूब पर, ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट कर देना कि इसका सेकंड पार्ट चाहिए। आपका कमेंट अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट आ गया तो निश्चित रूप से इसका सेकंड पार्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका फीडबैक बहुत जरूरी है, ठीक है। आप वीडियो को लाइक करें या ना करें आपकी मर्जी है, शेयर करें ना करें आपकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन कमेंट में फीडबैक जरूर दे दें ताकि आप हमें पता लगे कि आपको क्लास कैसी लगी। आई होप कि क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपको कहीं भी दिक्कत आया होगा तो कमेंट में जरूर बताना कोई और पॉइंट के लिए, ठीक है। बाकी वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद।